नमस्कार दर्शकों, खास मुलाकात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ी हैं वो उनका नाम है आशा कुमारी जी, जो 5 टाइम एमएलए हैं हिमाचल प्रदेश से और साथ में एआईसीसी में सेक्रेटरी भी हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। आशा कुमारी जी, आपका जिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हाँ, चलिए पहले शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया कि आप 5 टाइम एमएलए हैं हिमाचल प्रदेश से और आप एआईसीसी में सेक्रेटरी भी। उसके अलावा मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आप जो हैं सोनिया गांधी जी की काफ़ी करीबी रही हैं। काफ़ी सालों से आप जो हैं मतलब करीबी हैं, रही हैं, अभी भी हैं। अभी जो ताज़ा जो उदाहरण है, जिस तरह का जो एक कंट्रोवर्सी जो हम कह सकते हैं इरप्ट हुआ है, जिस तरह से नटवर सिंह जी की जो किताब में जिस तरह का जो उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने दावे किए हैं कि सोनिया गांधी जी जो डर गई थी और इसलिए जो है उन्होंने पीएम का पोस्ट को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आप क्या कहेंगी, आप क्या लाइट डालेंगी पूरे मामले में? नहीं, मैं नहीं समझती कि जो नटवर सिंह जी कह रहे हैं इसमें कोई भी सच्चाई है। नटवर सिंह जी गांधी नेहरू परिवार के काफ़ी करीबी रहे हैं, ये सबको ही जानते हैं। मगर किसी कारण से वो पार्टी से अलग हो गए और उनके बेटे जो हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से उन्होंने बात कही है, ये बहुत अफसोसजनक है। श्रीमती सोनिया गांधी जी का डरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पूरा राष्ट्र उस वक्त चाहता था कि वो प्रधानमंत्री बने। वो पार्टी को जिता करके लाई थी। पार्टी की उस समय स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और वो पार्टी को जिता करके लाई थी और पूरे पार्टी चाहती थी, पार्टी के जो सहयोगी दल थे वो भी चाहते थे। मगर सोनिया गांधी जी ने आत्ममंथन करके जो उनको लगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में शायद और अदर मैटर्स में उनको लगा कि वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगी जितना डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति, जो कि एक ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड से था, इकोनॉमिस्ट हैं, उनको उन्होंने प्रेफर किया। मैं नहीं समझती कि डर कोई ऐसा कोई इशू, डर का कोई कारण नहीं है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो है उन्होंने एक तरह से रोक लिया, उनको डर था कि सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगी तो कोई हादसा ना हो, तो कि इस बात में कितना दम है? नहीं, अगर आप नेहरू परिवार का, गांधी परिवार का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जब असैसिनेशन हुआ और राजीव जी को प्रधानमंत्री बनना था, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पूरा जोर लगाया कि आप इस पद को मत लीजिए, क्यों आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। उन्होंने सोनिया जी की नहीं मानी और वो प्रधानमंत्री बने। दुखद घटना हुई उनके साथ, जो असैसिनेशन उनका भी हुआ। तो ये बात ठीक है, परिवार के लोग अपने अपनी राय रखते हैं। कौन बेटा है जो कि अपनी माँ को इस तरह की सलाह नहीं देगा? कि मैं नहीं मानती कि उस सलाह की वजह से उन्होंने इनकार किया। श्रीमती सोनिया गांधी जी बहुत ही एक सूझबूझ रखने वाली लेडी हैं। वो जानती हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जी ने ये सलाह दी होगी कि प्रधानमंत्री के पोस्ट को वो ना स्वीकार करें? मुझे ऐसी जानकारी नहीं है, पर कोई भी बच्चा हो, कोई भी बेटा हो, मैं हूँ, आप हैं, हम अपने पेरेंट्स को खतरे से दूर ही देखना पसंद करते हैं। यंग थे राहुल जी उस वक्त, भावनाओं में आके अगर उन्होंने ऐसा कहा होगा, बट दैट कैनॉट, वो कारण नहीं हो सकता श्रीमती सोनिया गांधी जी का पद छोड़ने का। कारण उनकी आत्मिक आवाज थी। ये एक सोल रीजन नहीं हो सकता, ये आपका कहना है? मेरा कहना है कि ये रीजन ही नहीं हो सकता। लेकिन राहुल गांधी जी ऐसी सलाह दे सकते हैं? कोई भी दे सकता है। कोई भी बच्चा अपनी माँ को ऐसी सलाह दे सकता है कि भाई मेरे पिता के साथ ऐसा हुआ, दादी के साथ ऐसा हुआ, आपके साथ हो जाएगा तो क्या होगा। ये सोच किसी के मन में आ सकती है, पर ये कारण नहीं हो सकता। ये कारण नहीं हो सकता। चलिए, तो एक और बात जो नटवर सिंह जी ने अपनी किताब में लिखी है कि सोनिया गांधी जी का जो रवैया है वो एक हिटलर की तरह का है, तानाशाह की तरह का है, और इसके पीछे की जो वजह है कि वो बहुत इनसिक्योर है। इसको आप इस पर क्या कहेंगी आप? मुझे बहुत हंसी आ रही है नटवर सिंह जी के ऊपर। एक व्यक्ति जिन्होंने सारा जीवन इस परिवार के साथ काटा, जो सोनिया जी को त्याग की मूर्ति कहता रहा, जिन्होंने सोनिया जी के साथ उस समय भी साथ दिया जब सोनिया जी राजनीति में नहीं थी, पारिवारिक संबंध थे उनके, महज इसलिए कि उनके ऊपर कोई आरोप लगे और उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी से काइंड हार्टेड व्यक्ति पूरे कांग्रेस पार्टी में नहीं होगा। और एज अ महिला मुझे ऐसा महसूस होता है कई बार कि मिसेस गांधी जो हैं वो कई हिंदुस्तानी औरतों से ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं।
जो उनका अपने बच्चों के प्रति, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के प्रति, अपने पार्टी के वर्कर्स के प्रति, विशेष करके महिलाओं के प्रति जो उनका रवैया रहता है, इतना काइंड हार्टेड व्यक्ति मैंने नहीं देखा। अच्छा चलिए, आप महिलाओं के प्रति की बात कर रही हैं, तो ऐसा क्यों है कि वो सोनिया गांधी जी राहुल गांधी को आगे बढ़ा रही हैं और प्रियंका गांधी को नहीं? जबकि एक तरह से अगर हम देखें तो जिस तरह की जो पर्सनालिटी है उसमें कहीं ना कहीं जो एक आकर्षण है वो प्रियंका गांधी की पर्सनालिटी के प्रति जो है वो लोगों का भी बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिशियंस का भी है, चाहे वो कांग्रेस में हो या जो हम एक जनरल पब्लिक की बात करें। और राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो वो उस तरह का, अगर हम कहें एक जो कहते हैं एक करिश्मा जो होता है, वो कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होती, कहीं ना कहीं वो तो लैकिंग है उनमें। नहीं, मैं समझती हूँ कि ये तो उनके परिवार का अपना मामला है कि कौन लीड करे कौन ना करे, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि राहुल गांधी जी करिश्मेटिक नहीं है। अच्छा। बहुत करिश्मेटिक पर्सनालिटी है उनकी, लेकिन वो बहुत गंभीर व्यक्तित्व है उनका, हल्का व्यक्तित्व नहीं है। वो गंभीर व्यक्ति हैं, हर बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, उनमें फ्रिवलस वो नहीं है जो कि यंग लोगों में अक्सर होता है, और वो फजूल की बातें नहीं करते, वो टू द पॉइंट बिजनेस लाइक उनका रहता है, और उनकी बड़ी डीप रूटेड सेंस ऑफ कमिटमेंट है। मुझे उनके साथ काम करने का रिसेंटली मौका मिला जब से वो उपाध्यक्ष बने हैं। आप उनके टीम में ही हैं? हाँ, उनकी टीम में ही हैं, सोनिया जी की टीम में ही हैं, तो उनसे इंटरेक्शन करने का कई बार मौका मिला। बहुत गंभीर व्यक्तित्व हम पाते हैं उनका, और बहुत कमिटेड व्यक्तित्व है उनका। चलिए, लेकिन जिस तरह से स्वर जो उठने लगे हैं, बगावती सुर उठने लगे हैं, अगर हम कहें तो कांग्रेस में भी समय समय पे भले ही थोड़े बहुत अभी उठे हैं, लेकिन कई लोगों ने क्वेश्चन किया है राहुल गांधी की लीडरशिप पे। उन्होंने कहा है कि वो बॉर्न लीडर नहीं है, उनको स्पीच देना नहीं आया 10 सालों में, तो वो कैसे लीड करेंगे? उनको एडमिनिस्ट्रेटिव समझ नहीं है, उनको ग्रास रूट की समझ नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगी? और जिस तरह से अभी जो करारी हार हुई है, क्या आप मानती हैं कि इस करारी हार के दोषी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक राहुल गांधी जो है वो रहे हैं? नहीं, मैं नहीं मानती कि राहुल गांधी रहे हैं। और दूसरी आपने बात कही कि उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ की कमी कोई रेज कर रहा है, तो ये तो आप उस वक्त शायद नहीं रही होंगी, पर 1977 में जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व पे एक प्रश्न उठे थे, तो इससे भी ज़्यादा गंभीर प्रश्न उठे थे। मगर आज इतिहास के पन्नों में ये लिखा जाता है कि इंदिरा गांधी से बड़ा लीडर जो है और डिसाइसिव क्वालिटीज़ का लीडर नहीं हुआ। ये समय के साथ लोग इस तरह की बातें करते हैं। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी में कोई इस तरह की कमी है कि वो भाषण नहीं दे सकते, अच्छा भाषण देते हैं। उनका स्टाइल जो है वो कुछ और व्यक्ति हैं जो कि सच झूठ बोल करके अपना ज़्यादा उस तरह की बातें रखते हैं। और उन्होंने, आप हार की बात कर रहे हैं, तो मैं तो हार को बहुत सारी जो जिम्मेवारी है वो मीडिया की भी है। मीडिया ने एक पर्टिकुलर पर्सन को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया, अच्छे दिन आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, उन बातों को लेकर के कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान की जनता है उसके माइंड पे मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ। इसमें कोई भाषण की बात नहीं है। लच्छेदार भाषण देना और गंभीर भाषण देना, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ये तो व्यक्ति। आप कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है बहुत गंभीर भाषण देते हैं? नहीं, गंभीर व्यक्तित्व है उनका। इस वक्त की सिनेरियो की, अभी जो आने वाला जो चुनाव आने वाला है, विधानसभा जो चुनाव होगा, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? हरियाणा में इतनी इनफाइटिंग है, महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो कांग्रेस और एनसीपी की जो है बहुत ज़्यादा हालत अच्छी नहीं है, झारखंड हो गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर है, आप क्या कहेंगी? देखिए, लोगों ने हाल ही में चेंज के लिए वोट डाला है। जो 16 मई को रिजल्ट सामने आया, उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं, संतोषजनक नहीं रहा है। कहीं ना कहीं हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है। मगर ये भी सच्चाई, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कोई काडर नहीं है, कोई वोट नहीं है। उन्होंने कांग्रेस से ही पोचिंग करके अपने कैंडिडेट्स भी खड़े किए और आगे अभी भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो इस वक्त एक माहौल है जो कि कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। इस माहौल को हम किस हद तक स्थिति को सुधार सकते हैं, उस कोशिश में हम लगे हुए हैं। आप कह रही कोशिश में लगे हैं, तो किस तरह का इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है पार्टी में? किस तरह की जो है आप लोग सवाल, कितनी आप लोगों के अंदर इंटरनल जो अगर हम कहें एक डेमोक्रेसी है क्या, फ्रीडम है क्या आप उठ के खड़े होके कह सकती हैं राहुल गांधी को कि नहीं, आपकी इसके कारण हमारी प्रॉब्लम हुई, या ये वाली नीति के कारण परेशानी हुई, या आपको ऐसे जवाब देना था? कुछ इस तरह का है आप लोगों के अंदर, इतना फ्रीडम है? टोटली कांग्रेस पार्टी में टोटल जो है डेमोक्रेटिक सेटअप है,
और हम लोग की जब मीटिंग्स होती हैं उसमें हम लोगों को बोलने का पूरा अधिकार है। और उसके अलावा भी हम लोगों का एक इंटरनल सिस्टम है जिससे हम रोज़ अपनी रिपोर्ट्स जो है वो डायरेक्टली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी तक भेजते हैं, और जो उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है उस पर इमीडिएट एक्शन भी होता है। और हम अपने सिस्टम से अगर हम देखें, हमको ऐसा लगता है कि लोकसभा के चुनाव में सबसे बड़ी हमारी जो कमी रही वो मीडिया मैनेजमेंट की थी। हम लोग मीडिया को अपनी बात मीडिया के थ्रू रख नहीं पाए, कॉमन मैन तक जिस तरह से हमें कॉमन भाषा में पहुंचना चाहिए था, हम शायद पहुंच नहीं पाए। चलिए, हम लोगों ने इतनी बात की, गांधी परिवार की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस की करारी हार की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है गांधी परिवार का ये जो वोट था, ये जो वोट डला था, लगता है कहीं ना कहीं डायनेस्टी रूल के खिलाफ था, गांधी परिवार के खिलाफ था? और इसी सब का फ़ायदा उठाते हुए जो अगर हम देखें कि आज नटवर सिंह जी की भी ये किताब आ रही है। नहीं, मैं नहीं मानती कि गांधी फैमिली के रूल के खिलाफ था, क्योंकि गांधी फैमिली गवर्नमेंट में तो है ही नहीं। गवर्नमेंट में तो जो हैं वो अदर देन गांधी फैमिली जो लोग हैं, जो प्रधानमंत्री थे या मंत्री थे, उसमें ना सोनिया जी थी ना राहुल जी थे। सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए उस समय 2 बार मौका मिला। राहुल जी को भी बारंबार लोगों ने मंत्री बनने के लिए रिक्वेस्ट किया, उनसे निवेदन किया कि आप मंत्री पद भी संभाले। तो सरकार में तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ही जो है वो हिस्सेदार नहीं थे। वो तो अपनी पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसमें जो है उनका महत्व है। सरकार में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह और जो अन्य मंत्री हैं वो थे। तो मैं नहीं समझती कि इसमें डायनेस्टिक रूल सरकार में तो था ही नहीं। तो फिर ये जो टाइमिंग है नटवर सिंह की किताब की, इसको किस रूप में देख रही हैं, क्या देख रही हैं? उनका बेटा बीजेपी का एमएलए है, उसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस उससे देखा जाए। उनके बेटे जो हैं जगत, तो वो बीजेपी के विधायक हैं। अब वो जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, अपने आकाओं को खुश करने के लिए अगर वो इस तरह की हाफ ट्रूथ्स, अनट्रूथ्स लिखें तो बहुत अफसोसजनक है, बहुत ही अफसोसजनक। चलिए, जिस तरह से जो करारे कांग्रेस की जो स्थिति है, आपको लगता है प्रियंका गांधी को अब आगे आना चाहिए? अगर वो आना चाहती हैं तो शी इज़ मोस्ट वेलकम। ये उनकी फैमिली का फैसला है। पार्टी जो है किसी व्यक्तित्व की वजह से सिर्फ नहीं चलती है, पार्टी की एक अपनी इनर स्ट्रेंथ होती है। कांग्रेस पार्टी 128 साल पुरानी पार्टी है, और उसमें हर व्यक्ति जो नेतृत्व का अपने ऊपर दायित्व लेगा वो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। 128 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन अपोजिशन का दर्जा इस बार नहीं मिला। आपको लगता नहीं है कि प्रियंका गांधी को आगे बढ़ के आ जाना चाहिए? कहीं ना कहीं जो रहेगा उससे जो है थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं समझती कि कोई भी व्यक्ति जो अपने अंतरात्मा की आवाज़ है उसको सुने बगैर कोई काम करे। अगर उनको लगता है कि वो आके और कंट्रीब्यूट कर सकती हैं तो उन्हें आना चाहिए। और अगर जैसा कि वो हमेशा से कहती रही हैं कि वो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ या बैकग्राउंड में ही रहना पसंद करती हैं, तो ये उनकी पर्सनल चॉइस है। आशा जी, यहाँ पे लेना होगा हमें एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी आशा कुमारी जी के साथ। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आइए, खास मुलाकात में इस वक्त हमारी मेहमान हैं आशा कुमारी जी, जो कि एआईसीसी में सेक्रेटरी हैं और हिमाचल प्रदेश की एमएलए हैं। आइए हम उनसे चर्चा आगे बढ़ाते हैं। चलिए, हम बात करते हैं, इतनी हमने पॉलिटिक्स की बात की, मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी महिलाओं के मुद्दे पे बात करें। जैसे आप अभी कुछ देर पहले कह रही थी कि सोनिया गांधी जी जो हैं वो बहुत ही वुमेन्स सेंसिटिव हैं, वुमेन्स इश्यूज़ को लेके बहुत सेंसिटिव हैं। देखिए, निर्भया हत्याकांड था, उसको लेकर एक जो है एक अगर हम कहें कि एक फंड भी इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन वो फंड का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। तो आप इस पर आप क्या कहेंगी? मतलब वुमेन इश्यूज़ रेज होते हैं, जब कोई हादसा होता है तब इश्यूज़ आते हैं, रेज होते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे डाई डाउन हो जाता है। सही बात है ये कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कि इंटरवेंशन से ही वो निर्भया फंड जो है वो सेटअप हुआ था, और उसका उतना इस्तेमाल नहीं हो सका जितना होना चाहिए था। मगर अगर हम देखें तो ये किसी पार्टी से अलग हटके सोशल इशू है, ये विमेन एम्पावरमेंट का या विमेन को कुछ शक्ति देने का। सोनिया जी का मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे ऑल विमेंस बैंक स्थापित करने का,
ये भी श्रीमती सोनिया गांधी जी का ही इनिशिएटिव था। आपको पता है महिला बैंक स्थापित हुआ पिछली सरकार के समय, यूपीए के समय, उसको अब और कैरी ऑन कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। आपने कहा, जो बात कही मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि जब कोई कांड होता है, निर्भय कांड हुआ, निर्भय कांड के अलावा 2-4 और बहुत ही अनफॉर्चुनेट कांड हुए जो कि हाँ। जी इंसिडेंट्स हुए थे, अभी भी हो रहे हैं, अभी भी उसमें कोई कमी नहीं आई है जी। फर्क सिर्फ इतना है कि मीडिया जो है जो सारे केसेस हैं इनको उजागर कर रहा है। एज अ सोसाइटी हमको अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। ये किसी सरकार या किसी व्यक्ति की सोच से नहीं होना है, ये सोसाइटी अपने आप को सुधारेगी। अब की बार जो है आप वो 5 बार की एमएलए हैं, आपके सीएम जो है आप उनसे भी ताल्लुक़ रखती हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन लोकसभा में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। नहीं, अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश का पूरे देश में अच्छा प्रदर्शन लोकसभा में नहीं रहा। और नॉर्थ इंडिया में हम देखें तो पंजाब को छोड़ के और एक सीट हमने रोहतक की जीती। डायनेस्टिक रूल की आप बात कर रही थी, तो हुडा साहब के बेटे दीपेंद्र हुडा ही अकेले हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से लोकसभा में कांग्रेस से जीत के आए हैं। तो डायनेस्टिक रूल की मैं नहीं समझती कि कोई बात है। बट हिमाचल प्रदेश में भी निसंदेह, क्योंकि हमारा डायरेक्ट मुकाबला बीजेपी से होता है, वहाँ कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो वहाँ भी ये मोदी जी का जो असर है रहा है। और मोदी जी जो है, शायद आपको मैं सूचना दे रही हूँ कि उन्होंने अपना जो राजनीतिक राइज है वो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी होते थे जब हिमाचल प्रदेश में उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई थी। तो उनका हिमाचल प्रदेश के साथ गहरा ताल्लुक है। उनका भी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का घर भी बीजेपी में मतलब इसमें मनाली में है, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। और ऊपर से नरेंद्र मोदी जी की एक वेव थी राष्ट्रीय स्तर पर, वरना कोई कारण नहीं था कि कांग्रेस वहाँ हारी। आप हरियाणा के भी इंचार्ज हैं, हरियाणा में भी अब विधानसभा चुनाव है, किस तरह की तैयारी आप लोग की है? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, मगर कुछ लोग पार्टी विरोधी एक्टिविटीज़ में कुछ दिनों से लगे हुए थे, जिनमें प्रमुख हमारे सीडब्ल्यूसी के नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह जी थे। पिछले कल ही चौधरी बीरेंद्र सिंह जी को सीडब्ल्यूसी से जो है निलंबित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, और शो कॉज नोटिस कि उनको पार्टी से क्यों ना निकाला दिया जाए 3 दिन का समय देते हुए, वो भी उनको कल दिया गया। आपको लगता है जिस तरह से लोग मतलब एक तरह से हम कहें कांग्रेस पार्टी से किनारा कर रहे हैं, आने वाले जो अभी विधानसभा चुनाव जो है उससे उस पर असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, कुछ व्यक्ति तो अपने आप को बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ पे कुछ है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास ना काडर है, ना भारतीय जनता के पास वोटर हैं, ना उनके पास यूनिट्स हैं। तो वो एक तरह से पोचिंग कर रहे हैं। और हमारे कुछ नेता शायद डिसग्रंटल हो सकते हैं, उनको लगता होगा कि जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो इस तरह का उनका एक पार्टी को तोड़ने का या पार्टी से लोगों को ले जाने का प्रयास चला हुआ है। पर मैं फिर भी समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने की क्षमता रखती है। हम हरियाणा की बात कर रहे थे, आप कह रही थी कि बीजेपी का वहाँ ना तो कैडर है ना कुछ है, और वो कांग्रेस के जो अगर हम कहें कैंडिडेट्स को पोच कर रही है, मतलब बीजेपी के पास वहाँ पे कोई चेहरा नहीं है, बड़ा चेहरा नहीं। उसके बाद भी कांग्रेस के ऊपर जो है एक अगर हम देखें तो खतरे का बादल मंडरा रहा है। नहीं, आपकी बात सही है। ये जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, इसमें भी हरियाणा में भी हमें 10 में से 1 ही सीट आई, जबकि पहले हमारे पास 10 में से 9 सीटें थीं। कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट बैंक शिफ्ट कराने में जो मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का मीडिया मैनेजमेंट था, बहुत हावी रहा है। लेकिन मुद्दे जो हैं लोकसभा में और थे और विधानसभा में और हैं। और मेरा ये मानना है कि विधानसभा के चुनाव में जो कांग्रेस की वहाँ सरकार है, जिसका 10 साल से नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं, डेवलपमेंट का इशू एक बहुत बड़ा इशू होगा। जो वहाँ पे सड़कें बनी हैं या जो हब्स बने हैं, एजुकेशनल हब्स बने हैं, मैं समझती हूँ कि बेस्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस अगर आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं मिलेंगे तो हरियाणा में मिलेंगे। चलिए हम बात करते हैं उत्तराखंड की। यहाँ पे जो है अभी जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे,
उसमें जो है वो तीनों सीट जो है कांग्रेस की झोली में चले गए। तो इसको आप किस रूप में देख रही हैं कि हरीश रावत जी जो है वो उनका जादू चला है, या कहीं ना कहीं जो कांग्रेस जिस तरह से जो सेटबैक था उससे धीरे धीरे उभरी है, उसको किस रूप में आप देख रही हैं? डेफिनेटली कांग्रेस जो सेटबैक था उससे उभर रही है। हरीश रावत जी का भी मैं हरियाणा के इसमें उत्तराखंड के चुनाव में भी मैं उत्तराखंड में एज को इंचार्ज थी। हरीश रावत जी का उत्तराखंड की राजनीति में एक बहुत बड़ा स्थान है और हरीश रावत जी एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले 2 महीने के अंदर हिंदुस्तान के लोगों में, जिसमें उत्तराखंड भी आता है, उत्तराखंड हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, लोग जो हैं वो अच्छे दिनों की बात धीरे धीरे समझने लग गए हैं। अच्छा, चलिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस का रिवाइवल और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई बहुत जल्दी जो है आप देखेंगे कि लोगों के सामने आ जाएगी। चलिए, आप बार बार बात कर रही हैं कि सच्चाई जो है बीजेपी की सच्चाई या अच्छे दिन की जो एक तरह से अगर हम कहें तो वो उसकी सच्चाई जो है जनता के सामने आएगी और कांग्रेस का रिवाइवल होगा। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है कांग्रेस की, उसमें क्या लगता है कि कहीं ना कहीं संगठन में जो है व्यापक फेरबदल होना चाहिए, इंक्लूडिंग ऊपर जो आला कमान वगैरह है वो सब में एक व्यापक फेरबदल होना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? नहीं, मैं तो नहीं समझती। यही लोग हैं जिन्होंने 10 साल जब यूपीए की सरकार रही, यही आला कमान था, यही नेता थे। ये है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो अगर थोड़े से सेटबैक हो गया तो नेता थोड़ी खराब हो गए। कोई हमारे, अगर मैंने आपको कहा कि अगर हम लोगों ने मीडिया को ठीक से मैनेज नहीं किया, हमारी सिर्फ इतनी सी कमी रही, हमें तो मीडिया जो है उसने ज़्यादा हराया, लोगों ने कम। अच्छा, मतलब अब जो है पूरा जो ठीक रहा है वो मीडिया पे आएगा कि जो बाहर का अगर आप ठीक रहा है एक तरह से आप मीडिया पे डाल रही हैं पूरा का पूरा? नहीं, पूरा का पूरा नहीं। मैं आपको ये कह रही हूँ कि मीडिया ने जिस तरह का प्रोजेक्शन एक व्यक्ति को दिया, उस तरह के प्रोजेक्शन से लोगों में एक डेली की चर्चा हो गई। आप उस वक्त अगर क्रिकेट मैच ऑन करते थे तो मैच के बीच में यहाँ पे कोई अगर बिल्कुल ही जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि कोई आउट होने वाला है, बिल्कुल पॉइज्ड है वहाँ पे, और उसके बीच में भी अच्छे दिन आने वाले हैं का एडवर्टीजमेंट आ जाता था। कुछ भी होता था, डिज्नीलैंड चैनल पे भी आपको राजनीतिक एड्स दिखाए जा रहे थे। तो जितना मैनेजमेंट जो है मीडिया से हुआ, और आज मीडिया की पहुंच घर घर तक है। मीडिया आज अब जो है ना सिर्फ कोई शहरों तक सीमित नहीं है, डीटीएच सब जगह हैं, टाटा स्काई हैं, आपका एयरटेल है, ये दूसरा जो है, हाँ एयरटेल का भी है, डायरेक्ट है। तो लोगों के पास डायरेक्ट एक्सेस है, अपनी मर्जी से लोग चैनल देख सकते हैं और देखते हैं। आप लोग का चैनल भी बहुत प्रसिद्ध है, मैं हरियाणा में अक्सर आपकी देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है जहाँ भी हम लोग जाते हैं। तो हर चैनल का जो है वर्जन अगर एक जैसा ही होगा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, उसका लोगों पे असर हुआ। चलिए, मैं आपकी बात करती हूँ। सरगुजा से निकल के आप भोपाल आई, भोपाल में आप यूनिवर्सिटी डेज़ में आपके पॉलिटिकल करियर की हम कह सकते हैं शुरुआत हुई, जो है आप वहाँ पे स्टूडेंट्स यूनियन में प्रेसिडेंट रहीं। शादी हुई, हिमाचल आई, फिर 85 ऑनवर्ड से आप लगातार एमएलए हैं, 2 बार मिनिस्टर भी आप रही हैं, टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सबके। आपके ब्रदर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। मदर आपकी मिनिस्टर रही हैं, आपकी मदर इन लॉ एमएलए रही हैं। आप वीरभद्र सिंह जी जो सीएम हैं हिमाचल के, आपके रिलेटिव हैं। इतनी पॉलिटिकल इसमें रही हैं, तो इसका क्या फ़ायदा आपको मिला है आपके खुद के पॉलिटिकल कैरियर में, और क्या नुकसान हुआ है? अगर फ़ायदे की हम बात करें तो बचपन से ही हमने राजनीतिक वातावरण देखा है। मेरे फादर डीपी मिश्रा जो कि चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के थे, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे अपने शुरुआती करियर में, आईएएस के शुरुआती करियर में। तो मंत्रियों का हमारे घर में अर्जुन सिंह जी थे, मेरे फादर के क्लास फेलो थे, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो फ़ायदा ये रहा कि शुरुआती से जो मेरा बुनियादी वो है, उससे हम ये देखते रहे कि राजनीति के किस तरह के दावपेच होते हैं, किस तरह से मूवमेंट करनी चाहिए, किस तरह लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। नुकसान ये होता है कि जब भी मुझे कुछ बनने की बारी आती है तो लोग कहते हैं कि वीरभद्र सिंह की नीस है, तो वो नुकसान भी होता है। तो वैसे भी लेडीज़ को इस आदमियों के वर्ल्ड में
अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट कहा, मैं इस पे थोड़ा सा चाहूँगी कि आप थोड़ा सा विस्तार में बताएं। ये मैंस वर्ल्ड में जैसा आप कह भी रही हैं, आपने कैसी अपनी जगह बनाई? क्या ऐसी आपने आप क्या कहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि इस मैंस वर्ल्ड में जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये पुरुष प्रधान हमारा समाज है, तो इसमें जो महिला बहुत ज़्यादा काम करेगी या अपना पॉइंट प्रूव करेगी बाय शेयर हार्ड वर्क, तभी आपको रिकॉग्निशन मिलती है। मेरे लिए ये बहुत संतोष की बात है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, जब मैं चुनाव हारी थी, मैं एक चुनाव हारी भी हूँ, उस चुनाव हारने के बाद मुझे अपने काम की क्षमता को देखते हुए उन्होंने मुझे यहाँ पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी बनाया। झारखंड का प्रभार भी रहा है हमारे पास, मेरे पास अभी हरियाणा का प्रभार है। और मैं समझती हूँ कि जो मैंने हार्ड वर्क किया, मैं प्राइमरी एजुकेशन की मिनिस्टर थी और मेरे लिए सबसे बड़ी संतोषजनक बात ये है, ये 95 की बात है, 95 से लेकर के 98 तक मैं प्राइमरी एजुकेशन मिनिस्टर थी। और जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन है हिमाचल प्रदेश में, वो बिल मैंने पेश किया था और मैंने लाया था। और हिमाचल प्रदेश में 98 के बाद हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन का हक है, जो कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में बहुत बाद में हुआ, यूपीए की सरकार ने ही किया 2007 या 8 में। तो हमने वो ये सारी बातें पहले कर ली थी। तो हार्ड वर्क ही जो है वो विमेन को इस पुरुष प्रधान समाज में जी, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। चलिए, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच, मुझे आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, चलिए, तो दर्शकों, इस बार का सफ़र बस यहीं तक। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।